भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी आपको और सभी श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या हाल है? कहाँ फोन में कहाँ उलझी हुई हैं? जी मैंने सोचा कि थोड़ा आज 4 बजे जब हम फ्री होंगे यहाँ से तो कुछ ऐसा ऑर्डर कर दूं कि चटपटा सा खाने में मज़ा आ जाए। अच्छा हमने सोचा कोई गेम वेम खेल रही हैं, क्योंकि अक्सर देखा है हमने कि मोबाइल में लोग लगे रहते हैं, या तो कहीं व्हाट्सएप फेसबुक सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, या फिर कहीं गेम खेल रहे होते हैं। बच्चों की आदत होती है ना अक्सर गेम डाउनलोड कर लेने की। लेकिन हम तो बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बड़े लोग भी गेम खेलने लग जाते हैं, उनको भी गेम की आदत लग जाती है जब कुछ खेलने लगते हैं। और ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे गेम अगर डाउनलोड किए जाएं तो उससे आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा भर जाता है और कई बार स्लो चलने लगता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात भी करेंगे, श्रोताओं को थोड़ी जानकारी देंगे कि बढ़ाइए स्मार्टफोन की लाइफ को। जी हाँ, और आज राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह भी मनाया जा रहा है और साथ ही हम विश्व कोकोनट डे भी मना रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, और थोड़ी सी सुंदरता की बातें भी करेंगे, थोड़ी कि कैसे अपने को खूबसूरत बना के रख सकते हैं। आजकल खूबसूरती के प्रति सजग सिर्फ महिलाएं ही नहीं हैं, पुरुष भी हैं। बाकायदा ब्यूटी पार्लर वो भी जाया करते हैं। तो सौंदर्य का ख्याल कैसे रखें, इस पर चर्चा करेंगे। आरती, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर में जो हमारी सहायिका हैं काम करना शुरू किया है उन्होंने, वो कल अपने बेटे को साथ लेकर आई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि उनका बेटा कितने साल का है। तो उन्होंने बताया कि 9 साल का है। ये सुनकर मैं तो एकदम चौंक गई, क्योंकि वो देखने में बहुत दुबला पतला, जैसे लगता है कि मुश्किल से 4 साल का होगा। उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई बहुत ही कम थी। तो मैंने सहायिका से कहा कि बच्चे के खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखती हो, जिससे उसे अच्छा पोषण मिल सके, तो उसके शरीर और दिमाग सभी का विकास अच्छे से हो सकेगा अगर उसकी पोषकता का हम ख्याल रखेंगे। तो मैंने उसे बोला कि बेटे को हर रोज़ सही और संतुलित खाना एक समय खिलाओ ना, मतलब जो टाइम से फिक्स है खाना खिलाते रहो, नहीं तो बहुत और भी ज़्यादा दुबला हो जाएगा। और ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ भी कई चीज़ें होती हैं, तो मैं बोलती हूँ उनको कि आप एक समय का खाना आप हमारे यहाँ से लेके जाइए, लेकिन अच्छी चीज़ खिलाइए, अच्छी चीज़ें खिलाइए। जिससे बच्चे हैं, बढ़ते बच्चों का वैसे भी विकास उस समय हो रहा होता है, तो उनको अगर आप अच्छी चीज़ें देंगे तो उनका विकास अच्छे तरीके से होगा। और पोषण की समस्या की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, और सरकार भी इस समस्या से लोगों को जागरूक करने के लिए देश में राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह के जरिए जागरूकता को पूरे देश में फैला रही है। और अब तो ये माह के रूप में मनाया जा रहा है, मतलब ये पूरा सितंबर का महीना पोषकता महीना के रूप में मनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय पोषकता जो ये सप्ताह या महीना जो है, ये हर साल सितंबर के पहले सप्ताह से मनाया जाता है और 1 से शुरू हो जाता है और पूरे माह भर चलता है, पूरे महीने चलता है। और इस सप्ताह को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खाद्य और पोषण बोर्ड की ओर से शुरू किया गया है। और इस सप्ताह को मनाने का मकसद जो होता है वो अच्छी सेहत के प्रति और पौष्टिक आहार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अपने श्रोताओं को बता दें कि भारत में राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह मनाने की शुरुआत हुई थी 1982 में। इसकी वजह भी यही थी। 1982 में भारत में कुपोषण की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी और कुपोषण के मामले बहुत बड़ी संख्या में सामने आ रहे थे। इसीलिए कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह या माह मनाने की शुरुआत की गई, जो कि 1982 से लेकर आज तक हर साल 1 से 7 सितंबर तक सप्ताह मनाया जाता था। अब ये महीने के रूप में मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर देश भर में सरकार कई तरीके के शिविर चलाती है, हेल्थ कैंप्स चलाती है और वेबिनार को आयोजित करती है, जिससे कि देश के हर एक नागरिक को, हर एक आम इंसान को पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक किया जाता है, जिससे शरीर सेहतमंद रहता है और बीमारियों से बचा रहता है। हर साल राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह एक थीम को सामने रखकर मनाया जाता है। वैसे भी कोई भी चीज़ हम मनाते हैं, कोई भी स्पेशल डे मनाते हैं तो उसका एक थीम ज़रूर होता है। तो इस साल की थीम है सभी के लिए
पौष्टिक आहार और इस थीम के तहत लोगों को संतुलित आहार की सही परिभाषा और उसके फायदों के बारे में जागरूक किया जाएगा। आरती, अभी थोड़ी देर पहले आप बाहर से कुछ ऑर्डर करने जा रही थी। मुझे मालूम था, मैं देख रही थी कि आप कुछ जरूर मुझे इस बारे में कहेंगे। तो आगाह कर रहे हैं आपको भी, और जो सुन रहे मैंने कैंसिल कर दिया ऑर्डर तो कैंसिल नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ, दिमाग में जो होता है ना, दिमाग में एक ऑर्डर करने की बात होती है, उसको जरूर कैंसिल कर दीजिएगा। और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, वो बड़े तो इस पर अमल कर लेते हैं, लेकिन बच्चों पर बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों को आजकल फास्ट फूड की ऐसी लत लगी है कि घर पर बना खाना बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो बाहर का जो फास्ट फूड होता है उसी में वो रुचि रखते हैं, वही खाना चाहते हैं। तो जो बच्चे गंभीर रूप से बहुत कम पोषित हैं, जो सामान्य तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बौनापन आता है या उम्र के हिसाब से कम लंबाई की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। बच्चों में बौनेपन का सबसे बड़ा कारण सही मात्रा में भोजन न करना, फिर ऐसे खाद्य पदार्थ खाना जिनमें विकास को बढ़ावा देने के पोषक तत्व नहीं होते, या पोषक तत्वों की कमी से संक्रमण और बीमारियां भी बच्चों में बौनेपन का कारण बनती हैं। और ये बौनापन जन्मजात भी होता है और ये माँ के गर्भ से शुरू होता है। तो यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि माँ को भी पोषक भोजन लेना चाहिए, माँ के न्यूट्रिशन का भी खास ख्याल रखना चाहिए पूरे परिवार वालों को। बिल्कुल। और बच्चों में बौनेपन की जो समस्या हो जाती है वो बहुत लंबे समय तक होने वाले कुपोषण को ही बताती है कि बहुत लंबे समय से वो उनको अच्छी चीजें नहीं मिल रही हैं। और अनुमान है कि 5 वर्ष तक की उम्र का दुनिया भर में हर 4 में से 1 बच्चा जो है वो खराब पोषण की वजह से बौनेपन का शिकार होता है। और ये सिर्फ लंबाई का ही मामला नहीं है, बल्कि कुपोषण की वजह से बच्चे जीवन भर बहुत ही तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसके अलावा खराब खान पान वाले बच्चों को भी स्वस्थ विकास और वृद्धि के लिए ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो इसकी वजह से उनका वजन भी कम होता है और लंबाई कम होती है, ये तो बताया ही हमने। तो परिवार वालों का, माता पिता का भी कर्तव्य है कि शुरू से ही बच्चों को पोषक तत्व वाले खाना खिलाएं। क्योंकि और जी बिल्कुल। और जो कुपोषण होता है, अति पोषण भी उसी चीज़ में आता है, क्योंकि जब हम बाहर की चीज़ें खाते हैं या डिब्बाबंद चीज़ें खाते हैं, इस तरीके की चीज़ें खाते हैं, तो उसमें कैलोरीज नहीं देखते हैं कि कितना हमें क्या मिल रहा है। जो हमें नहीं चाहिए वो भी हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे होते हैं चीज़ को, तो उसकी वजह से भी बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं। और आजकल बच्चे फिटनेस के प्रति थोड़े आकृष्ट रहते हैं, तो उन्हें ये बताएं कि आपकी लंबाई कम हो जाएगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी, और वजन कम रहेगा तो वीक दिखोगे, और आपके अंदर पावर शक्ति कम रहेगी। तो इस तरह की बातें समझाकर भी माता पिता उन्हें पोषक भोजन दे सकते हैं। और देखिए, हम पोषकता की बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। लिखा है कि भारत में पोषण की स्थिति में सुधार लाने और लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ये सप्ताह देश भर में कई कार्यक्रमों और एक्टिविटी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का एक खास अवसर है। और एक और है श्रोता जो लिखते हैं कि पोषण शरीर के लिए अति आवश्यक है, कुपोषित का विकास कुपोषण से विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस दृष्टिकोण से संतुलित और पौष्टिक आहार सभी को मिला करे, जिसमें शिशु और बालक प्रमुख हैं। इस उद्देश्य से आज मनाए जाने वाले साप्ताहिक आयोजन बहुत ही लाभदायक हैं। बालकों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र से पौष्टिक आहार ही नहीं बल्कि अध्ययन की व्यवस्था भी की गई है, और इस दृष्टिकोण से भी राष्ट्रीय सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। और आज एक विशेष दिन है, आपको याद ही होगा आरती, जिसको मनाने के लिए आज हमने घर पर कुछ विशेष खाने की चीज बनाई थी, जिसे हम यहाँ आपके लिए भी लेकर आए हैं। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि बाहर का ऑर्डर मत कीजिए, लेकिन आपको उसे खाने से पहले एक पहेली बूझनी पड़ेगी। तो जो खाने की चीज़ है मैं लेकर आई हूँ वो उसी से बनी है, और ऊपर से बहुत सख्त होता है लेकिन अंदर से बहुत नरम और सफ़ेद होता है। तो आप कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल समझ गई हूँ आप क्या कह रही हैं। जो सख्त होता है, नर्म और अंदर से नर्म और सफ़ेद होता है, वो है नारियल। और नारियल देखने में तो अच्छा होता ही है, खाने में भी अच्छा होता है, और किसी भी तरह से उसे खाएं, चाहे वो पानी निकाल के खाएं या फिर उसकी बर्फी बना के खाएं या फिर काट के ऐसे ही खाएं या फिर उसकी चटनी बना के खाएं। और आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं ये बताइए। ये हम अभी नहीं बताएंगे। अच्छा, अभी नहीं। ये तो हम 4 बजे बताएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। फिर बिल्कुल वैसे सही कहा आपने। तो आज है 2 सितंबर यानी कि विश्व कोकोनट डे, जो कि हर साल 2 सितंबर के दिन मनाया जाता है।
और ये विशेष दिन नारियल के महत्व और फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और वर्ल्ड कोकोनट डे पहली बार 2009 में एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी ने मनाया था और इस दिन को एशियाई और प्रशांत नारियल समुदायों ने मिलकर बड़े उत्साह से मनाया था। इस दिन को विशेष तौर पर मनाने की मुख्य वजह थी दुनिया भर में नारियल की खेती के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। वैसे भी अगर हम कोई विशेष दिन मनाते हैं तो वो जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इसके साथ ही साथ नारियल से जुड़े उद्योगों को भी बढ़ावा देने का काम किया जाता है इसकी वजह से, जब लोगों को पता चलता है कि ये विशेष दिन है। और ये भी बता दें कि इस समय में 18 देशों के सदस्य एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे भारत का भी नाम शामिल है। वहीं एशिया प्रशांत में नारियल समुदाय का हेड ऑफिस या मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है और इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा नारियल की पैदावार करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है नारियल की खेती और इसकी पैदावार में लगे किसानों की मदद करना और उन्हें सशक्त बनाना। आरती, जब हम समंदर के किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि नारियल के कतार देखने में भी कितने सुंदर लगते हैं। बहुत सुंदर दृश्य लगता है, देख के अच्छा लगता है, एकदम आंखों को सुकून मिलता है वो हरियाली देख के। और नारियल को जीवन का, इसीलिए जीवन का पेड़ कहा जाता है क्योंकि इसके हर हिस्से का उपयोग अलग अलग कामों में हम कर सकते हैं। नारियल का तेल ले लीजिए आप, उसका पानी, उसका दूध और छिलका या छाल, कई तरह के उद्योगों में इसको काम में लाया जाता है। और इसके अलावा नारियल सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। नारियल की खेती से न केवल किसानों को रोजगार मिलता है बल्कि ये गांव की अर्थव्यवस्था में भी बहुत योगदान देता है। और भारत की नारियल पैदावार में, भारत को कर देखा जाए तो नारियल की पैदावार में विश्व के प्रमुख देशों में से एक है भारत। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। नारियल को कल्प वृक्ष, मतलब नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साबुन के बनाने में भी, उद्योग में भी ये काम में लाया जाता है और रोजगार के मार्ग तो उपलब्ध होते ही हैं। एक श्रोता ने एक बात लिखी है कि कच्चा नारियल केवल शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें आयरन और विटामिन बी पाए जाते हैं, दिमाग को मजबूत और तेज़ करते हैं। इसे खाने से दिमाग की एक्टिविटी बढ़ती है और मेमोरी बूस्ट होती है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि कच्चा नारियल शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। एक बात और बता दें कि जब गर्भवती महिला को कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नारियल खाओ तो बच्चा गोरा होगा, तो गोरेपन से भी जोड़ा जाता है इस बात को। बहुत सी मान्यताएं हैं इससे जुड़ी हुई। एक श्रोता लिखते हैं कि इस अद्भुत ड्रिंक को पीने से शरीर की थकान दूर होती है, ये मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में मदद करता है और नारियल का पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है। ये तनाव को दूर करने और ब्रेन फंक्शन में सुधार लाने में भी मदद करता है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल और जो हाई बीपी है उसके और हृदय रोगों के जो खतरे हैं उसको भी कम करता है। नारियल पानी का नियमित सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इतनी सब चीज़ें इन्होंने बताई। और साथ ही भी एक और श्रोता है जो हमारे लिखते हैं कि नारियल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सारे शुभ कामों की शुरुआत नारियल से ही होती है, जो बहुत सही कहा इन्होंने, और इसीलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। विश्व नारियल दिवस की स्थापना नारियल के सांस्कृतिक, पोषण संबंधी और आर्थिक मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी और ये दिन नारियल की खेती और उत्पादन के टिकाऊ प्रथाओं पर भी जोर देता है। और सुबह सुबह नारियल पानी पी लें तो पेट स्वस्थ रहता है, मतलब आपका स्वास्थ्य बढ़ता है। नारियल पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं और ये अपने श्रोताओं को बता दें कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नारियल की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है। भारत में नारियल का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसे शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। त्योहारों, शादी ब्याह जैसे समारोहों में, धार्मिक कामों में भी नारियल का बहुत महत्व दिया जाता है। नारियल की खेती कई ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए आमदनी का जरिया भी है। ये दिन, मतलब खास दिन जो आज का दिन है, नारियल की खेती में नई तकनीक को अपनाने और किसानों को बेहतर संसाधनों की जानकारी पाने का भी मौका देता है। बिल्कुल, और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ती है और नारियल की पैदावार में भी सुधार होता है। नारियल के पेड़ पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं और नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये बालों, स्किन के लिए बहुत अच्छा है।
नारियल की गिरी ले लीजिए, दूध है उसके बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, जैसे कि आज ममता जी बना के भी लाई हैं। और साथ ही इसके जड़ और पत्तियां और छाल भी उपयोगी होते हैं, जो कि बहुत से उद्योगों में और हस्तशिल्प में काम आते हैं। एशिया के कई देश जैसे भारत, श्रीलंका, फिलीपींस और थाईलैंड नारियल के जो उत्पादक देश हैं वो माने जाते हैं। हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस की एक विशेष थीम तय की जाती है और इस साल की थीम है एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के लिए नारियल, अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण। इस दिन बहुत से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसका उद्देश्य होता है लोगों में जागरूकता और सजगता। इससे लोगों की जानकारी बढ़ती है। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और ममता जी, अभी हम नारियल की ही बातें कर रहे थे तो एक श्रोता का कमेंट ले लेते हैं। वो लिखते हैं कि नारियल का सेवन स्किन को हेल्दी बनाता है, ये स्किन की रेडनेस को दूर करता है और स्वेलिंग कंट्रोल करता है। स्किन को हाइड्रेट करने में नारियल का पानी बहुत ही उपयोगी है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर नारियल स्किन को हेल्दी रखता है और इसका सेवन करने से मुहासे कंट्रोल रहते हैं और स्किन जो है वो ग्लोइंग दिखती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह सुबह कच्चे नारियल का एक टुकड़ा खाने के ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। कच्चे नारियल में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे खनिज मौजूद होते हैं और जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और कमज़ोरी दूर होती है। मेमोरी के लिए फ़ायदा है और उल्टी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फ़ायदेमंद है। कच्चा नारियल शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें नारियल की तो नारियल में के तेल में जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो आपकी त्वचा को साफ करने में मदद करते हैं। आपको बस इतना करना है कि पूरे चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ देर बाद पानी से धो लें। ये श्रोता ने लिखा है, मैं बताया। बिल्कुल। और एक श्रोता ने जानकारी दी है कि वर्ल्ड कोकोनट डे मनाने की शुरुआत 2009 में हुई थी इंटरनेशनल कोकोनट कमेटी द्वारा। इस डे को शुरू करने का कारण नारियल की खेती को बढ़ावा देना और लाभ अर्जित करना है। इस बारे में हमने जानकारी दे दी है। और अब फ़ोन को ज़रा दूर कर लीजिए। लगातार आज फ़ोन हाथ में है। वैसे भी अब करे क्या, सारा कुछ तो फ़ोन में ही है। हमारी बातचीत, हमारा विषय, फेसबुक पेज, विविध भारती का जो फेसबुक पेज है वो भी तो फ़ोन पर ही है। तो हम अपने श्रोताओं को ये तो बता दें कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए उन्हें टाइप करना है www.facebook.com/vbs Mumbai और जो हम बातें कर रहे हैं, जो हमारा विषय है, मुद्दा है, उस पर उनकी टिप्पणियों का हमें लगातार इंतज़ार है। और अब बात फ़ोन की हमने क्यों की, क्योंकि फ़ोन के जो फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं और अपना जो फ़ोन है उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है जो क्या कुछ करना चाहिए, बताइए। जी। और वैसे भी लोग मतलब पता नहीं कैसे लोग बदलते रहते हैं हर साल, मतलब उनके हाथ में एक नया मोबाइल देखने मिलता है। और इसी बात को लेके मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और कुछ दिन पहले ही मुझे मिली थी। तो मुझसे कह रही थी कि मैं क्या करूँ, बहुत परेशान आ गई हूँ। जब देखो तो मुझे अपना फ़ोन बदलना पड़ता है, कभी बहुत ज़्यादा धीमे चलने लगता है तो कभी कुछ परेशानी लगी रहती है। तो बताओ क्या करूँ। फिर मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई। और वैसे भी अब जिस तरह से फ़ोन निर्माता जो है वो फ़ोन बना रहे हैं वो 5 से 7 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट ऑफ़र कर रहे हैं। उससे आप अपने पसंदीदा फ़ोन को लंबे समय तक चलाने का आपको मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और कुछ आसान उपाय हैं और जिससे आप अपने आदतों में बदलाव लाकर उसको लंबे समय तक चला सकते हैं। जैसे कि कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और ऐप को अपडेट करते रहिए और इससे सिक्योरिटी के समाधान के साथ नए फीचर्स और फ़ोन डिवाइस के बेहतर तरह से चलने की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा फ़ोन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे घर की सफाई करते हैं तो फ़ोन की सफाई भी ज़रूरी है। सुबह सुबह उठकर अगर फ़ोन को कवर के साथ रखा जाता है तो हम सभी रखते ही हैं अमूमन, तो भी उसकी लाइफ बढ़ती है। बीच बीच में उसे थोड़ा साफ करते रहें। ख़ास तौर पर जब चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि फ़ोन पूरी तरह चार्ज हो गया है और उसे आपने रखा है, गर्म ना होने पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है माइक्रोफोन एरिया, स्पीकर
उसका फोन का होता है, चार्जिंग पोर्ट होता है, माइक्रोफोन एरिया के लिए आप बता रहे होंगे। बिल्कुल, हेडफोन जैक में धूल की जो बारीक बारीक कण जमा हो जाते हैं तो वो भी फ़ोन को नुकसान पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, मतलब फ़ोन के लिए हम पूरी तरह से उसकी सफाई अभियान में लग जाएं। जी, और साथ ही साथ स्क्रीन है, उसके स्क्रीन की जो साइड रहती हैं फ़ोन की, उसको और बैक को भी साफ़ रखना चाहिए। नहीं कि बस उसमें कवर में पड़ा है तो उसे पड़ा है, उसके कवर को साफ़ करिए, उसके पीछे इसको साफ़ करते रहिए। और अक्सर नए फ़ोन को लेने का सबसे सामान्य कारण होता है बैटरी की समस्या। फ़ोन में बहुत ज़्यादा अगर आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली हैं तो उससे क्या होगा कि उसकी स्टोरेज कम हो जाएगी, या ब्राइटनेस अगर आपने बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं, उससे क्या होता है कि बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और बैटरी को ओवरहीट और धूप से भी बचाना ज़रूरी है। इसके अलावा बैटरी बदल कर भी फ़ोन की लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं। तो फ़ोन को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो संभालना तो हर चीज़ को ज़रूरी होता है। इसी तरह की एक बात भी हमारे श्रोता ने लिखी है कि भाई मोबाइल ही नहीं अपितु हर चीज़ की एक क्षमता होती है, और क्षमता से अधिक किसी से कोई कार्य लिया जाए तो उसके ध्वस्त होने की भी संभावना है, इसलिए संभालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो मोबाइल को प्रयोग करें, उसे स्टोरेज के कार्य में अत्यधिक लेना खतरे को निमंत्रण देना है। फिर स्मार्टफोन के विभिन्न ऐप्स का अपग्रेडेशन भी आना चाहिए, नहीं तो मोबाइल हैंग होने लगता है। और कई बार तो हम बहुत ज़रूरी कॉल करना होता है तो पता चला कि स्क्रीन ब्लैक हो गई और आपका फ़ोन काम करना बंद कर दिया। क्या कहेंगी? बिल्कुल, बहुत से कहा इन्होंने। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा स्मार्टफोन लंबे समय तक चले, लेकिन कई कारणों से हमारा फ़ोन जल्दी ख़राब हो जाता है। स्मार्टफोन की लाइफ को बढ़ाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने स्मार्टफोन की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी चाहिए, और इन टिप्स को फॉलो करके आप स्मार्टफोन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। फ़ोन बार बार चार्ज ना करें, स्टोरेज पर ध्यान दें, स्क्रीन कवर लगा कर रखें, फ़ोन को कवर के अंदर रखें, डैमेज जल्दी ठीक करा लें अगर कुछ है तो। और एक श्रोता ने बड़ी ज़रूरी बात लिखी है कि आधिकारिक तौर पर स्मार्टफोन पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी जाती है, लेकिन 3-4 साल बाद स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन की उपयोगिता ख़त्म हो जाती है। ऐसे स्मार्टफोन में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करते और आपको नया स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, और सॉफ्टवेयर अपडेट की समय सीमा फ़ोन के बॉक्स पर लिखी रहती है, तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि स्मार्टफोन की लाइफ बढ़ाने के लिए आप कुछ चीज़ें करें, जैसे कि 20 से जो 80% है उतना ही चार्ज रखें उसको, और गर्मी से बचाएं। 20 मतलब 20 से नीचे ना जाने दें और 80 से ऊपर ना जाने दें। गर्मी से बचाएं, कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाएं, और सॉफ्टवेयर अपडेट करें। अनावश्यक ऐप जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है उसको हटा दीजिए। मेलवेयर से बचें, बैटरी सेविंग मोड का उपयोग करें, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा के मत रखें, समय समय पर उसको रीस्टार्ट करें। कई बार आरती हम क्या करते हैं कि जिन एप्लीकेशन का उपयोग नहीं करते, जिन ऐप्स का, वो भी डाउनलोड करके रख लेते हैं। हम फ़ोन की स्क्रीन पर देखिए बहुत सारे ऐप बड़े होते हैं, इससे भी फ़ोन आपका स्लो होता है, और जब फ़ोन स्लो होता है तो आप परेशान होते हैं, उसकी लाइफ कम होती है। फ़ोन में स्टोरेज और मेमोरी सीमित होती है, इसीलिए प्रयोग में लाने वाले ऐप्स कम से कम रखने चाहिए। स्टोरेज स्पेस की बचत के साथ साथ इससे बैकग्राउंड में ऐप चलने से फ़ोन के स्लो होने की समस्या नहीं होगी। साथ ही स्मार्टफोन का प्रयोग तेज़ धूप में करने से बचना चाहिए, और अगर करना ही है तो उसकी ब्राइटनेस को कम रखें। तेज़ धूप या गर्म वातावरण में वीडियो गेम खेलने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ोन तेज़ी से गर्म हो जाता है। बिल्कुल। और आजकल फास्ट चार्जिंग सुविधा के चलते ज़्यादातर स्मार्टफोन कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाते हैं। अगर चार्जिंग के दौरान फ़ोन गर्म होने लगे तो उसका बैक कवर जो है उसे हटा दीजिए, और हाँ, फ़ोन को 20% बैटरी पहुँचने से पहले ही चार्ज कर लें, नहीं तो फ़ोन अतिरिक्त पावर खींचेगा और गर्म होगा, इसलिए आप ऐसा करने से इसका ध्यान और रखें। एक बात और है जिस पर ध्यान देना चाहिए, फ़ोन को चार्जिंग में लगाकर देखा है मैंने कि लोग बात करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, ये भी ठीक नहीं होता, इससे फ़ोन जल्दी ख़राब होता है। साथ ही कोई भी चार्जर ऐसे ही प्रयोग में ना ले, फ़ोन का जो सर्टिफाइड चार्जर होता है उसका ही प्रयोग करें। एक बात बहुत ज़रूरी है, कई बार हमने ख़ास तौर से महिलाओं को देखा है कि रसोई घर में फ़ोन ले जाती हैं, माइक्रोवेव के ऊपर रख देती हैं, या गैस चूल्हे के आसपास रखकर आराम से खाना बनाते हुए स्पीकर पर फ़ोन लगाकर बात करती रहती हैं, वो भी खतरे से खाली नहीं है। खतरनाक है। कई हादसे हमने सुने हैं कि किचन में फ़ोन बर्स्ट हो गया और उससे हादसे हो गए। तो इन हादसों से बचने के लिए भी
इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और जो आप गेम खेलते रहते हैं उसको तो बिल्कुल ही बंद कर दें या कम से कम कर दें, क्योंकि गेम खेलने से क्या होता है ना, फ़ोन की बैटरी का बहुत जल्दी ख़राब होती है। वो आपका फ़ोन जो बहुत जल्दी ख़राब होने लगेगा, हैंग हो जाएगा या उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आने लगेगी। और बहुत सारे जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड जो भी जितने भी हैं सबका आप नोटिफिकेशन ऑन मत करिए। जो आपको ज़रूरी है बस उसी को ही ऑन करके रखिए, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आता रहता है, उसकी वजह से भी फ़ोन के अंदर परेशानी आने लगती है। साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि आप उसका जो फ़ोन है उसको उसकी ब्राइटनेस जो बताई उसी हिसाब से करिए, तो आप ज़्यादा समय तक चला सकते हैं फ़ोन। एक श्रोता ने एक बात लिखी है, स्क्रीन प्रोटेक्टर और मजबूत केस का इस्तेमाल करें ताकि फ़ोन गिरने पर टूटने से बच जाए, और उन ऐप्स को हटा दें जिनका आप उपयोग नहीं करते। इससे स्टोरेज खाली रहता है और फ़ोन का प्रदर्शन बेहतर रहता है। और किसी भी अज्ञात स्रोत से ऐप्स डाउनलोड ना करें, ये बहुत ज़रूरी बात इन्होंने बताई है। और फ़ोन की बैटरी को 20% से 20% से 80% के बीच रखें। बार बार चार्जिंग से बचें और रात भर चार्जिंग पर ना छोड़ें। और इसके अलावा समय समय पर फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। ये जो चार्जिंग वाली बात है, हमने देखा है कि बहुत लोग थोड़ी थोड़ी देर पर चार्ज कर देते हैं। हर 1-2 घंटे बाद देखा कि अभी कुछ 30 या 40% बचा है, बैटरी बची है, तो लगा देते हैं चार्जिंग पर। इससे फिर उसकी गुणवत्ता पर असर होता है, उसकी लाइफ कम होती है। बस एक बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि 20% से नीचे ना जाए और 80% से बहुत ज़्यादा आप, अगर आपका 50% है या 60% है तो आप चार्जिंग में मत लगाइए, तो अच्छा रहता है। नहीं तो ये था ना, बहुत ज़्यादा चार्ज करने से, ओवर चार्जिंग की वजह से फ़ोन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। था। और आरती फिर एक बार मोबाइल फ़ोन में खो गई हैं। सोच रही हैं कि आप श्रोताओं के देख रहे हैं ना कितना अच्छा लिख रहे हैं वो लोग, तो कितनी सुंदर बातें लिख रहे हैं। और जब सुंदरता चेहरे की होती है तो और अच्छा लगता है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता ज्यादा लुभाती है। वही चीज़ तो है। देखिए, हम कमेंट पढ़ रहे हैं और हमें पता चल रहा है श्रोता कितने अच्छे दिखते होंगे, कितने अच्छे होंगे। मतलब अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप अच्छे हैं, तो आप सुंदर हैं, सुंदर दिखते हैं जी। और अगर सोच में खोट है तो अच्छी सुंदरता भी बदसूरत लगती है ना। बिल्कुल। तो आज बात ये है कि सौंदर्य की बातें हमें करनी है और सौंदर्य में किस तरह से निखार लाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ये थोड़ी सी बातें हम अपने श्रोताओं को बता दें कि घर में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उपलब्ध, उससे कैसे सुंदरता को निखारें। एक छोटा चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लें, एक छोटा चम्मच नीम पाउडर ले लें, एक छोटा चम्मच जायफल पाउडर और छोटा चम्मच शहद और 2 बूंद सेब सिरके की मिलाकर, मतलब जो सेब का सिरका आता है उसे मिलाकर एक पेस्ट बना लें और चेहरे को उसी से गर्दन हाथों पर उस लगा लें। चेहरे पर लगाएं, गर्दन पर लगाएं, सूखने पर उसे धो लें। 15 दिन में इसका उपयोग 15 दिन तक लगातार करें तो देखें कि चेहरे के दाग धब्बे हल्के पड़ने लगते हैं और त्वचा काफ़ी निखर आती है। बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि 1 चम्मच जो अलसी का बीज होते हैं वो अगर आप खाएंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन लगाने का भी वैसे ही फ़ायदा होता है उसका। अच्छा जी। 1 चम्मच अलसी के बीज ले लीजिए, उसका पाउडर, 1 चम्मच संतरे का रस और 1 चम्मच बादाम का तेल, ये चीज़ें मिलाकर आप 10 मिनट तक आप चेहरे पे लगाइए और 15 दिन तक इसका प्रयोग करिए। हर 15 दिन पे प्रयोग करिए, आपकी त्वचा में मतलब फ़र्क आएगा। और सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ अपने चेहरे पे लगा के बैठ जाएं, पूरे अपने हाथों पे, अपने गर्दन पे इसका अच्छे से आप लगाएंगे इसको ना, तो पूरा फ़ायदा होगा। सारी जितनी भी स्किन आपके अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हाथों की स्किन अलग तरीके की है, चेहरे की अलग है, तो वो भी अलग अजीब लगता है। तो एक और बताती हूँ कि नारियल पानी और शहद मिलाकर अगर आप चेहरे पे, जैसे कि नारियल, आज वैसे भी कोकोनट डे है, तो नारियल पानी और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा मुलायम हो जाती है और सेहतमंद होती है। पीने से भी फ़ायदा है, लगाने से भी फ़ायदा है। और साथ ही है, अगर आप बालों को मेथी के पानी से धोना शुरू कर देंगे तो आपको पक्का फ़ायदा दिखेगा, आपको बालों में फ़र्क दिखेगा, चमक दिखेगी आपको उसमें। और मेथी का पानी आप उसके लिए मेथी आप रात में भिगो दीजिए और सुबह उसके पानी से अपने सिर को धो लीजिए जैसे आप धोते हैं। बहुत ही फ़ायदा करती है ये चीज़ तो। और साथ ही आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि 1 छोटा चम्मच लेमन ग्रास ले लीजिए, लेमन ग्रास पाउडर, और 1 छोटा चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए और इनको मिला लीजिए आप अच्छे से। और फिर उसके बाद आधे घंटे तक अपने त्वचा पर लगा के रखिए, अपने हाथों पे, गर्दन पे, चेहरे पे, और फिर धो लीजिए। और हफ्ते में 1 बार इसका प्रयोग करने से आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा।
देखिए ना, हमारे श्रोता भी कुछ बातें लिख रहे हैं। लिखा है एक श्रोता ने कि सजने संवरने के मामले में पुरुष भी स्त्रियों को टक्कर दे रहे हैं। जिम जाना हो या सैलून, केश सज्जा हो या त्वचा की देखभाल, पुरुष जागरूक हो रहे हैं और वो भी अपने सौंदर्य का खास ख्याल रखते हैं। बिल्कुल सही है भाई, क्यों ना रखें, सबको अपने सौंदर्य का ख्याल रखना चाहिए। सौंदर्य का थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे तो लोग आपके लिए इस तरह की टिप्पणी करेंगे। और ये बता दें अपने श्रोताओं को, एक छोटा चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर, एक छोटा चम्मच तुलसी के पत्तों का पाउडर ले लें और एक छोटा चम्मच गुलाब जल मिलाकर चेहरे और गर्दन पर 5-7 मिनट लगा लें तो त्वचा एकदम खिल उठती है और हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर लगा लें। जी बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि रात में सोने से पहले चेहरे की नारियल के तेल से मालिश करने से ड्राइनेस दूर होती है और स्किन सॉफ्ट होती है। नारियल के तेल में विटामिन ई की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऐसे में नियमित तौर पर नारियल के तेल से मालिश करने से चेहरे की एजिंग की जो प्रक्रिया है वो उसको कम किया जा सकता है और इससे झुर्रियाँ भी कम होती हैं। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और इस तरह के जो ये उपचार होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, जिसे आप आजमा कर, ऐसा तो नहीं कि चेहरा ही बदल देगा। असली तो सौंदर्य होता है आपके व्यक्तित्व का, कि आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है तो आप सुंदर दिखते हैं। जी। और बस ये है कि हाँ, अपने आप को थोड़ा सा अगर आप जो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेबल दिखाई पड़े, उसके लिए होता है। तो 1 चम्मच लेमन ग्रास पाउडर में आप आवश्यकता अनुसार कोकोनट मिल्क मिलाकर अगर लगाएंगे तो आपकी जो त्वचा है वो मतलब दमकने लगेगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, मतलब ये उसकी त्वचा हेल्दी दिखेगी, सेहतमंद दिखेगी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और साथ ही आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 चम्मच अलसी के बीज के पाउडर में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर लगाएंगे तो त्वचा खिल उठेगी और इसे आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर प्रयोग करें। और सुंदरता पर खान पान का भी असर होता है। अगर आप पौष्टिक खाना लेते हैं, फल फूल, लगातार फ्रूट्स खाते हैं और जूस पीते हैं तो इसका भी असर आपके चेहरे के निखार पर पड़ता है, आपका चेहरा निखरा होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी ने, कि ये जो सप्ताह है पोषकता सप्ताह मनाया जाता है। इसमें जो इसका कारण है, माताओं की बैठकें और ब्लॉक जिला स्तर की कार्यशालाओं के आयोजन की भी योजना की जाती है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान नवजात शिशुओं की मृत्यु के 20% मामलों को कम कर देता है और नवजात शिशुओं को जिन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाता, उनके स्तनपान कराने वाले बच्चों की तुलना में न्यूमोनिया से 15 गुना और पेचिश से 11 गुना अधिक मृत्यु की संभावना हो जाती है। तो मतलब बच्चा जब पैदा होता है वहीं से उसके पोषण का ख्याल रखना चाहिए। अब लेकिन घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल समय नहीं है कि हम कुछ कहें या गाना सुनवाएं, तो बस बर्फी खाने का समय है मेरा। वो आप भूलेंगी नहीं जी। तो ठीक है, हमें भी याद है, लेकिन फिलहाल अब इजाज़त ले लें सखियों और सखाओं से। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।